अब स्टार्ट करते हैं कुछ बातें जो अपन ने की थी। चलिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट में हम क्या करना सीखेंगे? अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आईएनजी लग गया आपके पास, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, रिकॉर्डिंग, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या है? एक वर्ब है, क्रिया। तो अपने का अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। वैसे आप कहेंगे कि बुक्स को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट या लॉस जानना, बट अगर हम एक वर्ड कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग तो उसके अंदर सारा कुछ ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जब लिखना होगा तब हम अलग से उनके पॉइंट्स को याद कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। हमें बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या लेने पड़ेंगे बताओ जरा? डिसीजन। डिसीजन हम हवा में ले लें या सोच समझ कर लेंगे? सोच समझ कर। और सोचने समझने के लिए हमें क्या चाहिएगी? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा को रिकॉर्ड कर कर। तो हमने कहा हजारों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली कि मैंने राम से परचेज किया, श्याम से परचेज किया, मोहन से परचेज किया, कैश में परचेज किया, इसको बेचा, उसको बेचा, उसको बेचा, कैश में बेचा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेड, रेंट पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, कन्वेंस पेड, कार्टेज पेड, कैरेज इनवर्ड पेड, मतलब बहुत से आपने खर्चे और सबकी लिस्ट बना दी। ऐसी हजारों ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी, क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे? नहीं। कंक्लूजन के लिए क्या चाहिए होती है हमें? इंफॉर्मेशन। बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? समराइज्ड। और समरी बनाने के लिए पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये आप स्टैट्स में भी पढ़ेंगे एक चैप्टर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। ग्रुप डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, किस बेसिस पे? उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे। उसी को क्या कहते हैं अपन? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और डाटा को क्लासिफाई करके फिर अपन क्या बना लेंगे? समरी बना लेंगे। डाटा को क्लासिफाई करके क्या बना लेंगे अपन? समरी बना लेंगे। उसी को अपन क्या कहते हैं? समराइजिंग। समरी के बेसिस पे क्या ले लेंगे अपन? डिसीजन ले लेंगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आ गई? तो अपन ने कहा समराइजिंग, डिसीजन मेकिंग। अब समरी में क्या क्या बनाएंगे वो बताओ। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्या बताता है हमें? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताता है ट्रेडिंग पीएनएल? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कभी भी बात करें कि किसी की भी परफॉर्मेंस की, तो वो ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू पीरियड होती है। विराट कोहली की लास्ट सीरीज में परफॉर्मेंस, लास्ट आईपीएल सीजन में परफॉर्मेंस, आपकी 10th क्लास की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस हमेशा ओवर द पीरियड मेजर होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर होती है। तो जो बिजनेस की भी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर होगी कि पूरे इस साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लास्ट क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अपन कहते हैं कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें क्या बताता है? प्रॉफिट या लॉस बताता है, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। और ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? पीरियड के लिए। इसलिए हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो बनाते हैं पूरे साल के लिए या फिर क्वार्टर के लिए, मतलब पीरियड के लिए बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। जब भी हम बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो लिखेंगे कौन से साल के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। क्लियर है? साल के लिए लिखना पड़ेगा कि जो साल इस डेट को कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस साल के लिए बना रहे हैं अपन। अगला आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है अपने? फाइनेंशियल पोजीशन। और पोजीशन में आपसे पूछूं 10th क्लास में रिजल्ट या आपकी रैंक कौन सी आई, तो आपको सिर्फ कौन सा दिन याद आएगा? रिजल्ट वाला दिन याद आएगा। तो एक पर्टिकुलर डेट पर पोजीशन होती है कि आज आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, मीन्स एक पर्टिकुलर डे पर क्या पोजीशन है। तो हम कहते हैं कि जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट कब बनती है? एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अकाउंटिंग, हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी करना सीख रहे हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन हम हवा में नहीं ले सकते, सोच समझ कर लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा को रिकॉर्ड कर कर। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत लंबी चौड़ी होगी, हम कंक्लूजन नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए?
समराइज्ड इंफॉर्मेशन। और समरी बनाने के लिए पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, दैट इज अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। फिर हम उससे समरी बना लेंगे। समरी में क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है जो कि पीरियड के रेस्पेक्ट में होती है आपके पास, और जबकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, एक पर्टिकुलर डेट पर आती है पोजीशन, इसलिए बैलेंस शीट भी हम एक पर्टिकुलर डेट को ही बनाते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए बुक में और भी दे रखे होंगे आपके पास कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, तो लिखने के लिए अपन 4-5 पॉइंट, बट क्वेश्चन बनता नहीं है। अपन कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर सकें किस चीज की, बिजनेस ट्रांजेक्शंस की, ताकि क्या पता चल सके अपने को, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और उनके रीजंस, टू नो द रीजंस फॉर सच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कभी भी प्रॉफिट या लॉस जानना नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रॉफिट हुआ तो उसके पीछे क्या रीजंस है, लॉस हुआ तो क्या रीजंस है, ताकि प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकें और लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकें। कोई दिक्कत यहां तक। फिर ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। अपन ने कहा कि मान लो इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास 9 to 12 सारी क्लासेस चल रही हैं, साइंस कॉमर्स है ना, 9-10 टोटल चल रहा है, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन सब चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे पास फीस आती रहती होगी डेली बेसिस पे बच्चों से। तो जब बच्चा फीस देता होगा तो मैं कहीं ना कहीं तो उसको रिकॉर्ड करता हूँगा। तो उसको क्या करता हूँ, मैंने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। उस रजिस्टर में क्या करता हूँ, डेट वाइज मैं फीस लिखता हूँ कि 1 जून को किसने दी, कितने दी, 2 जून को किसने दी, 3 जून को कितने किस बच्चे ने दी, 4 जून को किसने दी, ऐसे लिखता हूँ डेट वाइज। ऐसे पूरे साल के अंदर ये एक रजिस्टर 2 रजिस्टर मान लो भर गए। अब लास्ट में जाके प्रियल ने मुझसे पूछ लिया कि सर मेरी फी बैलेंस कितना है, तो क्या मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं कहूँगा रुको अभी, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, इस रजिस्टर का हर एक पेज पे देखना पड़ेगा मुझे कि अच्छा प्रियल की फीस कब कब कितनी कितनी आई है, और लास्ट में बता पाऊंगा प्रियल को कि प्रियल अभी तक इतनी फीस आ चुकी है, आपका इतना बैलेंस है। और ऐसे में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा हो सकता है कि उसकी फीस 5000 बैलेंस है, मैं उसको 8000 बता दूं, तो ये क्या करेगी, मुझे बदनाम करेगी। बात समझ में आ गई कि सर क्या अकाउंटिंग सिखाएंगे, सर को खुद की अकाउंटिंग तो आती नहीं है। क्लियर है। तो इससे मेरा बिजनेस का लॉस होगा, रेपुटेशन का लॉस होगा, और वो 4 बच्चे जो मेरे पास आ सकते थे उनको और वो मना कर देगी, सर तो ऐसे हैं फीस डबल 2 बार मांग लेते हैं, तो बच्चा फिर मेरे पास नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आ गई। दूसरे केस के अंदर मैंने बताया कि अगर 5000 के बजाय मैं 2000 बता दूं प्रियल को फीस, तो प्रियल खुश तो होगी लेकिन बदनाम तो मुझे तब भी करेगी। दोस्तों को जरूर बताएगी देखो सर बेवकूफ़ बन गए, सर को अकाउंटिंग करनी नहीं आती। फिर उसी सिचुएशन में, लेकिन इस केस में शायद बच्चे मेरे पास ज़्यादा आ जाए कि चलो कोई बात नहीं, फीस सर भूल जाते हैं, पढ़ लेंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आई। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, ऐसे तो प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट में वैल्यू खराब हो रही है, तो अब ऐसे में क्या सॉल्यूशन है, तो मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, एक रजिस्टर और बना लेते हैं, और जो दूसरा रजिस्टर बनाएंगे उसमें क्या करूंगा, हर पेज पे अलग अलग बच्चे का नाम लिख दूंगा। तो यहां पर जैसे इंफॉर्मेशन आई कि 1 जून को प्रियल की फीस आई, तो मैं यहां पे जहां पर जिस पेज पे प्रियल का नाम लिखा होगा उस पेज पे लिख दूंगा 1 जून को इतनी फीस आ गई। ऐसे ही नंदनी की ये 1-2 तारीख को इतनी फीस आ गई। समझ में आया, ऐसे पोस्टिंग करता रहूंगा। इसको इस यहां से यहां ले जाने को क्या बोलते हैं अपन, पोस्टिंग। तो अपन ने कहा कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे पोस्ट होती रहेगी। अब अगर मुझसे प्रियल पूछे कि फी बैलेंस कितना है, तो अब मेरे लिए काम आसान हो गया। मैं कौन सा रजिस्टर देखूं, रजिस्टर 1 या रजिस्टर 2, रजिस्टर 2। और रजिस्टर 2 में भी कौन सा पेज देखूंगा, फर्स्ट पेज जिस पे प्रियल का मैंने अकाउंट बना रखा है। तो मैं वहां पे जाके देखूंगा कि प्रियल को बता दूंगा इतनी इतनी फीस इस डेट को आई है और बाकी की फीस आपकी बैलेंस है। तो अब देखो डिसीजन मेकिंग आसान हो गई यहां से। तो अपन ने क्या कहा, इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, ये था आपने रिकॉर्डिंग करी, ये क्या करी आपने, रिकॉर्डिंग करी, और फिर इसको आपने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या थी, प्रियल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ, नंदिनी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ, यश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ। क्या बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन ने ये सारी चीजें इसको मेंशन कर लिया, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। ये जो फर्स्ट रजिस्टर है ना जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को
फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन यहाँ कब रिकॉर्ड की जा रही हैं? पहली पहली बार, फर्स्ट टाइम। बुक्स में पहली बार जहां रिकॉर्डिंग होती है, जिस रजिस्टर में, जिस बुक में या जिस प्लेस पर ट्रांजेक्शन्स को हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उसी को ही अपन क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया था रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। क्या पेज जहां खुल जाएगा रजिस्टर का, क्या वहीं लिख दूंगा, या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को, पैटर्न को फॉलो करूंगा? ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम के ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे? डेट वाइज, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और मैंने आपको बताया था बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स अपन रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स अपन रिकॉर्ड करेंगे, क्या कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे या उसका कोई प्रूफ होना चाहिए? हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई भी है। इस बात का हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। और इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं अपन? इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं बताओ जरा? दैट इज, रिसिप्ट तो बताया था कि एग्जाम्पल। इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं अपन? सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक चैप्टर का नाम बताया था मैंने आपके पास कि एक चैप्टर आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट। चलो इसी से थोड़ी सी बात करते हैं, तो बहुत रिवाइज कर लिया, इसको सम अप करता हूँ फिर रिवाइज करता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, जर्नल समझ में आ गया। जर्नल फर्स्ट रजिस्टर को कहते हैं वो बुक, वो प्लेस, वो रजिस्टर जहां पे ट्रांजेक्शन्स को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। और जो दूसरा रजिस्टर है उसको क्या कहते हैं अपन? लेजर। देखो ये होता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रिकॉर्ड करने को ही क्या कह रहे हैं अपन? दैट इज आपके पास में अकाउंट कह रहे हैं। और ऐसा रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट बन रहे हैं, उस रजिस्टर को क्या कहते हैं अपन? लेजर कहते हैं। आप लोग जितना बोलेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता इसीलिए लेता हूँ ताकि बच्चा थोड़ा बोले, पार्टिसिपेट करे। ये ऐसी चीज़ें हैं घर पर नहीं पढ़ोगे, स्टिल यहीं पर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अगर मेरे साथ रिवीजन में बोलते रहोगे तो। क्लियर है? और यही ट्यूशन लगाने का फ़ायदा है कि बेसिक्स डेवलप हो जाए। अदरवाइज 11th क्लास में ट्यूशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्यूशन लगाने का वही तभी फ़ायदा होगा जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सीधा सा है, ये मत सोचना मैं वही बता रहा हूँ कि बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया है ना ट्यूशन। हाँ, ये सोचना, कह रहे ये सोच रहा है यार गलत कर दिया, ट्यूशन लगा लिया किस लिए आ गए, छोड़ो फिर। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो फिर फीस देकर क्या फ़ायदा होगा? आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत ना आए अकाउंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये बात मैंने आपको बता दी। और इसके बेसिस पे ये लेजर को क्या, देखो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया, दैट इज रिकॉर्डिंग। इन जर्नल से इंफॉर्मेशन कहाँ गई आपके पास? लेजर में। उसको अपन ने क्या कह दिया? दैट इज पोस्टिंग। और ये जो लेजर के अंदर है इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लासीफाई करना, कि अपन ने क्या किया? क्लासीफाई किया। हाँ जी, देखिए जरा, तो ये बात आपको समझ में आ गई थी। और लास्ट में अपन समरी बना सकते हैं इसी के बेसिस पे, लेजर के जो बैलेंसेज है उससे समरी बना सकते हैं। और इस समरी के बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, इन्फॉर्म कर सकता हूँ, किसको रिमाइंडर डाल सकता हूँ, किससे कितनी कितनी फीस लेनी है, कब कब फीस लेनी है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं अभी सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था आपसे, तो मुझे ये बताओ सोर्स डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको ये पूछा था कि कभी बैंक गए हो? पूछा था। और मैंने ये भी बताया था, मैं कैशियर की भी बात कर रहा था कि बैंक में हम कैशियर को क्या कहते हैं? बताया था या नहीं बताया था? अच्छा, बैंक में हम जो कैशियर होता है उसको अपन बोलते हैं टेलर। तो अपने को वहां पे कैशियर का नहीं मिलेगा बोर्ड, तो उस पे लगा होता है टेलर। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है? एविडेंस इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप्स पढ़ेंगे ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास प्रूफ। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझे फीस सबमिट करी है? रिसिप्ट। तो एक जो रिसिप्ट होती है कोई, हाँ रिसिप्ट, क्लियर है? रिसिप्ट, कोई बात नहीं, जो भी है।
कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो रिसिप्ट की बात करिए अपन ने, तो रिसिप्ट आपके पास प्रूफ है कि आपने फीस डिपॉजिट कराई है, पता। लेकिन देखो पर्पस क्या है आप लोगों को, आपको सीखना क्या है, सीखनी है ये सब चीज़ें ना। अकाउंट में जब भी पैसा या चेक डिपॉजिट, आपने मुझे चेक दिया तो वो चेक भी मुझे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं, एक स्लिप बोलते हैं, जमा खाते पर्ची, दैट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या होती है, ये एक ऐसी स्लिप होती है जो आपको, इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट करा रहे हो चाहे आप चेक डिपॉजिट करा रहे हो आप अपने अकाउंट में। ये एक लंबी सी स्लिप होती है, बैंक में जाते ही ना आपको किसी भी कोने में मिल जाएगी, ये फ्री में होती है, आप उठाकर घर भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड होता है आपके पास, ये छोटा वाला जो पार्ट होता है ये आपको स्टैंप लगाकर आपको दे दिया जाता है, और ये जो बड़े वाला जो पार्ट होता है ये बैंक अपने पास रख लेता है। तो आपके पास अगर ये आपके अकाउंट में ना आए तो आपके पास ये वाली जो पर्ची है ये आपके पास में एक प्रूफ होती है कि अच्छा मैंने तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया था, फिर मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ। इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। या हम सोर्स डॉक्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे तब आपके पास ये टर्म्स वहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया पे इन स्लिप, एक बता दिया मैंने आपको रिसिप्ट, एक बता दिया मैंने आपको पे इन स्लिप, दूसरा मैं आपको बताता हूं इसमें इनवॉइस। इनवॉइस होता है एक, और जो सेलर के लिए इनवॉइस होता है वही बायर के लिए बिल होता है। जो सेलर के लिए इनवॉइस होता है वही बायर के लिए क्या कहते हैं उसको हम, बिल। तो जो सेलर गुड्स उधार पर भी बेचता है, जो सेलर अपने गुड्स क्रेडिट पर भी सेल करता है, वो आप देखना उसके ऊपर लिखा होगा बिल के ऊपर इनवॉइस। तो इनवॉइस की बात कर रहे हैं अपन, इनवॉइस और बिल। तो इनवॉइस वो होता है जो सेलर, कौन सा सेलर, जो सेलर उधार पर भी बेचता है क्रेडिट पर भी गुड्स को सेल करता है वो देता है इनवॉइस, और वही इनवॉइस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को ही क्या कहते हैं अपन, बिल, ठीक है। एक होता है कैश मेमो, कैश मेमो। तो ऐसे जो जहां जहां आप देखते हो ना सिर्फ कैश में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते ही नहीं है, जो सिर्फ कैश में बेचते हैं, जो क्रेडिट पे बेचते ही नहीं हैं, सोचो आप, वो क्या करते हैं, कैश मेमो देते हैं। तो आपने कभी हरीश का बिल देखा हो, है ना, तो फिर, या आपने डोमिनोज का देखा हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है कैश मेमो। अभी तक नोटिस नहीं किया सर, अब की बार जाएंगे और आज ही जाएंगे और फिर नोटिस भी करेंगे, और कल आपको जरूर बताएंगे कि कैश मेमो लिखा था कि नहीं लिखा था। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगा, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट में, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक ही दिन का चैप्टर है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब ऐसे ही था। अब आपके पास बेसिकली दो चीज़ें आई। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपन, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, लेजर में जाएगी, ठीक है। जर्नल से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, लेजर में। लेजर से एक समरी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। ये धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या बनेगा, फाइनेंशियल, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। मीन्स अपन स्टार्ट जर्नल से करेंगे और खत्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा। तो जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं वो हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो अपने पास ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि इन चैप्टर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो जर्नल के अंदर आपको पता है कि जर्नल वो बुक है, वो रजिस्टर है, वो प्लेस है, बुक और रजिस्टर, जहां पर अपन ट्रांजैक्शंस को, वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये वो बुक है जहां पर अपन ट्रांजैक्शंस को, वेयर आर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक।
ये बात आपको समझ में आ गई। जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को पहली पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट हो गया जर्नल, और लेजर किसका पार्ट हो गया, क्लासिफाइंग का। तो रिकॉर्डिंग अपन जर्नल में करते हैं, किस ऑर्डर पे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे करते हैं। और जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे वो किस बेसिस पे, एक तो करेंगे अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और दूसरी बात, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अलावा दूसरी बात, जर्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसको किस बेसिस पे करोगे, क्या कोई ना कोई उस चीज का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, यस। तो उसका क्या होना चाहिए हमारे पास, एविडेंसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एविडेंसेस। और इन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं अपन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं इसी को ही अपन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब ये होने का प्रूफ है। तो जो किसी ट्रांजैक्शन के होने का एविडेंस है, उन एविडेंसेस को क्या कहते हैं अपन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहां तक बात आपको अब समझ में आने लगी होगी कि जर्नल वो बुक है, वो प्लेस है, वो रजिस्टर है। हाँ दोबारा समझाता हूँ। जर्नल वो बुक है, वो रजिस्टर है, वो प्लेस है जहां पर अपन ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल के अंदर क्या कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दें या जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें वो क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई भी है या नहीं हुई है। तो वो वेरीफाई तब कर सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, एविडेंसेस। और इन एविडेंसेस को ही अपन क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है ना, आपने फीस डिपॉजिट कराई है तो उसके लिए रिसिप्ट, आपने कहीं से कुछ परचेज किया तो उसके लिए आपके पास बिल होगा, आपने कोई चीज़ बेची है तो उसके पास आपके पास इनवॉइस होगा, अदरवाइज आपने कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है तो उसके लिए आपके पास पे इन स्लिप होगी। ये सब आपको इसके अंदर आ जाएगा। चेक किसी को इशू किया तो पता है, चेक बुक देखी है आपने कभी, देखी है, कैसी होती है चेक बुक, हाँ आपने जरूर देखी होगी, एटीएम जैसे देखा है आपने, बताइए जरा। अच्छा उसके अंदर पहली बात तो लीफ बोलते हैं अपन उसको, जो चेक बुक होती है कितनी लीव्स की होती है, तो अलग अलग आती है, 10 की आती है, 25 की आती है, तो है ना इस तरीके से आती है। हाँ तो इस तरीके से आती है, जिसके जितना यूज़ है ऑर्डर करना होता है। दूसरी बात, चेक आपको पता है कि चेक, अच्छा चेक बुक में पूछ रहा था, सबसे पहला पेज क्या होता है चेक बुक में, कहाँ पे, पहले पेज पे, वो तो सारी की सारी चेक पे ही होती है। यस, कैसा पेज होता है वो एक वाइट पेज होता है, इंडेक्स होता है। चेक बाद में स्टार्ट होते हैं, उससे पहले एक वाइट पेज होता है और इंडेक्स होता है, उसके अंदर आपके पास इस तरीके से कॉलम बने होंगे, ठीक है, डेट होगा, पर्टिकुलर्स बड़ा सा होगा, फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपके पास, कितना अमाउंट किस पर्पस के लिए दिया है, इसमें 2-3 कॉलम होंगे। तो आप वहां पर लिखते हो किस तारीख को कौन सा चेक, चेक नंबर, कौन सा चेक किसको दिया है, किस पर्पस के लिए दिया है। तो ये सारी चीजें अपन चेक बुक में भी लिखते हैं, जब जब चेक अपन काटते हैं तो वो लिख लेते हैं। तो क्या ये भी एक एविडेंस हो जाता है हमारे पास, यस। तो चेक बुक भी होती है आपके पास। तो चेक बुक का फ्रंट पेज जो होता है ना, उसमें इंडेक्स होता है, व्हाइट कलर का होता है आपके पास में, और उसमें बॉक्स बने होते हैं, डेट, कौन सा चेक किसको दिया है, किसके नाम पे आपने चेक काटा है, कितने अमाउंट का चेक काटा है, वो सारी चीज़, पर्पस क्या था। तो 3-4 कॉलम उसके अंदर होते हैं, घर जाकर देख लेना, है ना, जाके कहना सर हमारी यही सिखा रहे हैं, घर वाले भी कहेंगे क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखना जरूर, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा चेक देखा तो सबने होगा चेक, तो चेक पर एक चेक नंबर होता है, वो कौन सा नंबर होता है चेक पे, नहीं उस पर कई नंबर लिखे होते हैं। आपने अगर चेक पर नोटिस करोगे ना आप, तो चेक पर ना बहुत से नंबर लिखे होते हैं, नीचे लिखे होते हैं, एक तो ये 6 डिजिट का यहाँ लिखा होता है और एक बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पे, लंबा चौड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इस पे 2-3 नंबर होते हैं, एक चेक का शायद नंबर इधर भी रहता है,
तो ये इसमें से चेक नंबर कौन सा है ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को चेक नंबर कई जगह डालना पड़ता है। अब मैं यहाँ आपको क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न समझो। मैं 11th-12th में था, कॉमर्स से ही था, फिर मैं चला गया सीपीटी करने के बाद सीए इंटर में पहुंच गया। सीए इंटर में होती है सीए के अंडर ट्रेनिंग। अब मेरे को सीए ने भेज दिया कि भाई ये चेक डिपॉजिट करके आओ बैंक में। मैं आपको ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि कल को जब आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको भेज दिया तो आपको कैसे पता चलेगा, नॉलेज होगी तभी तो पता चलेगा। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर फेस की हैं कि बच्चों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। तो इसीलिए मैं अब कोशिश करता हूँ कि बच्चों को 11th क्लास पर ही हम प्रैक्टिकल नॉलेज यहीं पर दें, जिससे कि बाद में बच्चों को दिक्कत ना आए। तो इसमें जो ये 6 डिजिट का जो नंबर होता है ना, जो पहले लिखा होता है 6 डिजिट नंबर, ये जो होता है आपके पास, इसी को क्या बोलते हैं, चेक नंबर बोलते हैं। किसी दिन दिखा देंगे चेक बुक पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आप गूगल करके भी अपन देख सकते हैं, देखने को तो चेक का स्पेसिमेन, वो भी कोई इशू नहीं है। पे इन स्लिप का स्पेसिमेन भी देख सकते हैं, तो मैं दिखा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ गया कि जिन एविडेंसेस की बात कर रहे थे अपन कि भाई ट्रांजैक्शन बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करें उन सब का क्या होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और इन एविडेंसेस को ही अपन क्या कहते हैं, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लियर यहां तक। फिर मैंने आपसे कहा कि लेजर क्या है, तो लेजर तो एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें अपन द लेजर द बुक, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके पास, लेजर रेफर्स टू द बुक विच कंटेन्स ऑल द लेजर अकाउंट्स, ठीक है। बुक विच कंटेन्स ऑल द लेजर अकाउंट्स, या अपन डायरेक्ट लिख सकते थे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। ऐसा रजिस्टर जिसमें सारे अकाउंट हैं उसी को क्या कहते हैं, लेजर। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इन शॉर्ट में लिखवा देता था पहले, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द बुक विच कंटेन ऑल द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर, है ना। जिस बुक को हम कहते हैं, जिस बुक के अंदर सारे लेजर अकाउंट्स होते हैं। अब अगला सवाल यह है कि अकाउंट क्या होता है, तो अपन ने कहा ऑल इंफॉर्मेशन। अकाउंट का मतलब क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन relating to one head, all information relating to one head recorded at one place in a systematic manner। या आप इसको कह सकते थे अकाउंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड एट वन प्लेस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अकाउंट का मतलब क्या है, जब सारी इंफॉर्मेशन एक हेड से रिलेटेड, एक हेड का मतलब राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, श्याम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, रेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, उसको क्या बोलेंगे हम, अकाउंट। और ऐसी बुक जिसमें सबके अकाउंट्स होंगे उस बुक को क्या कह देंगे अपन, लेजर। आगे बात समझ में यहाँ तक। और जो लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं ना, उन सब से अपन एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर के बैलेंसेस से। तो पहले अपने को ये आना चाहिए तब ये बनेगा, क्योंकि लेजर से, जर्नल से जो इंफॉर्मेशन लेजर में जाती है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। जब इंफॉर्मेशन जर्नल से लेजर में लेकर जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोस्टिंग बोलते हैं। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक मिलेगा, फॉर्मेट अगर है तो उसके पीछे भी लॉजिक होगा, किस फॉर्मेट में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये बात अपने को यहाँ तक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया, ट्रायल बैलेंस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो इसमें बन जाएगा अपने पास ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, एक बनेगी बैलेंस शीट। अभी नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दिया। अब आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या चलेगी। सबसे पहले जर्नल, जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे।
आज मैं कोशिश नहीं कर सकता इसको समझाने की, कुछ क्लासेस लगेंगी मेरे को समझाने के लिए। पहले वहाँ तक, पहले जर्नल कुछ समझ में आना चाहिए, जर्नल से लेजर, फिर अगले दिन 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगा ये ट्रायल बैलेंस। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसी चैप्टर पे, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल लाइफ में हमें सारा काम सॉफ्टवेयर से करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है, खुद ही डालनी पड़ती है, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा। तो अपने को सीखना क्या है, बेसिकली ये ज़्यादा सीखना है। तो पहला चैप्टर जो जर्नल होगा ना, इस पर बहुत टाइम लगाएंगे अपन। अभी तो हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया अभी तक, अभी तक तो टाइम पास हो रहा है अपना, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है, अभी तो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे जैसे करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, अब मैं आपको समझाता हूं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज ना। अभी तक अपन ने कुछ नहीं बात करी कि इसके अंदर टर्म्स क्या क्या आएंगी, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, कुछ बात नहीं करी। अब अपन इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लिखे ना, समझ लें, धीरे धीरे बाद में एक साथ लिखेंगे, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अपन ने कहा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो पहले तो अपन समझते हैं कि टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो अपन ने कहा कि टर्मिनोलॉजी का मतलब है ग्रुप ऑफ टर्म्स। दैट इज हम कह रहे हैं कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ अलग टर्म्स आती हैं, कुछ नई टर्म्स आती हैं उस सब्जेक्ट में। यस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स पढ़ोगे तो रेडियस आ जाएगा, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, वॉल्यूम, है ना, जो भी आएगा आपके पास में, डायमीटर, है ना, इस तरीके से आपके पास देखते रहोगे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स की टर्म्स आएंगी, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स आ गई, बायो पढ़ेंगे बायो जैसी टर्म्स, और जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो क्या अकाउंट्स में भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी। यस, ऐसे टर्म्स के कलेक्शन को ही क्या कहेंगे अपन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जब हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं जिनका उस सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ऐसे टर्म्स के कलेक्शन को टर्मिनोलॉजी कहते हैं। और जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो क्या अकाउंट्स में भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी। यस, उनका अकाउंट्स के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उन टर्म्स के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। मीन्स इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो अकाउंट्स में यूज होंगी और उनका क्या मीनिंग होता है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। बुक मत देखना, बुक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैंने कहा ना 10 दिन तो आपको बुक का कोई यूज ही नहीं है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितनी चीज़ें बेसिक बेसिक समझ लो। आज आप बुक की हर चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, तो जब आप पढ़ पाओगे तब मैं आपको बुक की हर चीज़ रीड करवाऊंगा कि अब आप सब कुछ समझ सकते हैं, आपको रीड आ जाएगा क्लियर। तो सबसे पहली आपके पास क्या टर्म आएगी, दैट इज एसेट्स। ये समझ लो, आज पहली बार सुनिए और जिंदगी भर यही सुनना है, एसेट। हाँ, एसेट्स क्या होते हैं, आज पहली बार सुना है, लेकिन अब से, हाँ सुना है, मतलब उससे पहले सुना होगा, लेकिन कॉमर्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से आज पहली बार सुन रहे हो और जिंदगी भर यही सुनना है। आप समझ रहे हो, जिंदगी भर यही सुनना है, मरते दम तक एसेट साथ नहीं छोड़ेगा। क्लियर है। एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट्स आर द resources controlled by the enterprise having future economic benefits। यहां लिख लेता हूं, having फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बस आज यही डेफिनेशन समझनी है 2 मिनट में। देखो रिसोर्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसोर्स, संसाधन। हर चीज को क्या कहते हैं अपन, रिसोर्स कहते हैं। ये पेन है, ये भी रिसोर्स है, ये आपके पास पैनल है, ये भी क्या है, रिसोर्स है। बुक है, ये भी क्या है, रिसोर्स है। टेबल है, ये भी क्या है, रिसोर्स है। तो हर चीज क्या है, रिसोर्स। ये 2 तरीके की हो सकती हैं, क्या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल, क्या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल।
ठीक है, क्या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल। तो टेंजिबल की अगर अपन बात करें तो टेंजिबल का मतलब क्या है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज टेंजिबल। और जिसको अपन नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता हो, दैट इज इंटेंजिबल, है ना। फील किसको कर सकते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना, फीलिंग्स, क्लियर है। तो मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे गुडविल, रेपुटेशन, जो वैल्यू है मार्केट में, जो नाम है, उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अच्छा हरपाल सर की मार्केट में गुडविल है, उसको सुनकर हम जा रहे हैं। आप देख नहीं सकते कि वो गुडविल है क्या चीज़। आगे बात समझ में। ऐसे ही ब्रांड नेम होता है, ब्रांड बनता है, फ्रेंचाइज बनती है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं आपके पास में, इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स होते हैं, राइट होते हैं आपके पास में यूज़ करने के, वो भी क्या होते हैं आपके पास, इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ यहीं आएगी आपके पास, इंटेंजिबल। अच्छा, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? हाँ, ये आया हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया अब हमारा। पता है डेफिनेशन ऑफ लव? अगर मैं पूछूं कि लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब बच्चे देखो मुस्कुराने लगे, प्यार तुम अपने मम्मी पापा से नहीं करते हो क्या, भाई बहन से नहीं करते हो क्या? तो अल्टीमेटली दिमाग कहाँ चलता है, सीधा गर्लफ्रेंड पे पहुंच जाते हैं। बात वहां है, सोच है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज लव, तो उसकी डेफिनेशन बता सकते हो? लव इज टू गिव टाइम, लव इज टू गिव टाइम। लव का मतलब है टाइम देना। सबसे ज्यादा कौन टाइम देता है आपको? सबसे ज्यादा पेरेंट्स में भी मदर, मम्मी। तो मैं बता रहा था लव इज टू गिव टाइम। तो टाइम देने को ही हम बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा जिसको टाइम देता है वो उससे उतना ही प्यार करता है। तो प्यार करना है तो अकाउंट से करो, प्यार करना है तो अकाउंट से करो। इसको टाइम दो, दिन में 2-4 घंटे देखो, इससे प्यार हो जाएगा। अब आप टाइम दोगे तब तो प्यार होगा। किताब क्यों, कौन कह रहा है कि किताब में टाइम देना है भाई? मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा रिवाइज करो, उसको टाइम दोगे, धीरे धीरे इसी से प्यार होने लगेगा, या बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ पर फोकस करोगे तो जिसको टाइम दोगे उसी से प्यार हो जाएगा। यही डेफिनेशन है और यही होता है, ये आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या कहा, ये क्या है, रिसोर्स। जो ऐसी रिसोर्स है जो क्या है, कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। किसके कंट्रोल में है? एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में। कंट्रोल करने का मतलब उसके पास उसकी ऑनरशिप है, वो जो चाहे उसके साथ वो कर सकता है उस रिसोर्स के साथ। हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर का मतलब आने वाले टाइम में, इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड, और बेनिफिट्स का मतलब फायदा। तो हमें फ्यूचर में ऐसा रिसोर्स जो मेरे कंट्रोल में है और जिससे मुझे फ्यूचर में कुछ पैसे से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा, उसको अपन क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, एसेट है। जैसे बस एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं। एक दो एग्जांपल में, जैसे ये चेयर है मान लो। अब ये चेयर क्या है, रिसोर्स है। यस। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इसको यहाँ से उठा के दूसरी ब्रांच पे लेकर जाना चाहूँ, कोई रोक सकता है मुझे? कोई मना करेगा मुझे? बताओ, मना करेगा? नहीं। तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहूँ दूसरी ब्रांच पे, तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं इसको जहाँ पर्पस, जिस क्लास में यूज़ लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ओनर है। तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल है। फिर हमने कहा कि क्या इससे कुछ फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, अपने को फायदा मिल रहा है? यस। यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, या मैं इसको बेचूंगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो क्या ये मेरा एसेट है? यस। इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली की बात करूं तो इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इंस्टीट्यूट रिसोर्स है? यस। क्या मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल। आज छुट्टी करनी है तो आज छुट्टी कर दूंगा, आज ओपन करना है तो ओपन कर लेंगे। क्या इंस्टीट्यूट से मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में कुछ पैसे से रिलेटेड फायदा? यस। तो क्या ये है मेरा एसेट है? यस। अब मुझे बताना, अब मैं चाहता क्या हूँ कि जो सामने ये जो टी पॉइंट है ना अपने बाहर, इस टी पॉइंट पर ग्लास की बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ,
और इतने चिल्ड एसी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं उसमें चिल्ड इतने एसी लगाना चाहता हूँ कि जो ग्लास है ना उस पर भी फॉग जम जाए, इतना चिल्ड। और बीच में बनाना चाहता हूँ मैं वहाँ पर पूरी ग्लास की बिल्डिंग। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या रोड रिसोर्स है? यस, रोड रिसोर्स है, हर चीज़ रिसोर्स है। क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं, मैं नहीं बना सकता। इसलिए क्या वो मेरा एसेट है रोड? नहीं। तो अब आपको समझ में आएगा एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होगी। अब धीरे धीरे हम समझना स्टार्ट करेंगे। तो आज जस्ट थोड़ा सा ये देखना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है भाई, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।